Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about second phase of special intensive revision of electoral rules. Important from our syllabus GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि 12 अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज किया जाएगा, जिसको कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सर, आपको याद होगा कि बिहार में हाल फिलहाल में इलेक्टोरल रूल्स को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं। तो इलेक्टोरल रोल्स इज अ टेक्निकल टर्म या ऑफिशियल टर्म आप कह सकते हैं। तो इलेक्टोरल रोल्स को अभी हाल फिलहाल में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से पहले रिवाइज किया गया, तो कहा गया SIR इन बिहार, और अब उसके बाद सेकेंड फेज में 12 अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्रॉम 4 नवंबर एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स? तो इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि जो इलेक्टोरल रूल्स हैं यानी कि वोटर लिस्ट हैं वो एक्यूरेट हैं, अपडेटेड हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो इलेक्टोरल रूल्स, ये इंश्योर करना मकसद होता है SIR का। बेनिफिट क्या होगा पीरियोडिक SIR करने से? टाइम टू टाइम SIR करते रहना चाहिए, हर 8 से 10 साल में एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स करती ही हैं। उससे ये इंश्योर हो जाता है कि 1 पर्सन हैज 1 वोट वाला प्रिंसिपल फॉलो हो। अदरवाइज कई सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा लेते हैं, तो उसको फिर स्ट्राइक आउट करना जरूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एक इंसान के पास एक ही वोट का अधिकार हो, वोटर लिस्ट में किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी ना हो। इससे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बनी रहती है। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनकी अभी 18 साल उम्र हुई है, या माइग्रेंट वोटर्स हैं जो दूसरे स्टेट में या दूसरे जगहों पे जाकर के रह रहे हैं, कई दफ़ा उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ नहीं पाता है। तो SIR के दौरान फिर वो आराम से अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 18 साल की आपकी उम्र हुई उसके बाद आपको नेक्स्ट SIR के लिए वेट करना होगा वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए, ऐसा नहीं है। 18 साल की उम्र होगी, आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा सकते हैं। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो या दूसरे स्टेट में चले गए, तो वोटर लिस्ट में नाम डलवाना भूल जाते हैं। SIR के दौरान किसी भी स्टेट के अंदर अगर SIR होता है तो फिर उस दौरान जो लोग भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन सब का नाम अपडेट किया जाता है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट एक तरीके से पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाती है आफ्टर SIR कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स से रिलेटेड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात की जाए तो 2 आर्टिकल इससे रिलेट करके देखा जा सकता है संविधान के। आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भारत में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हुए जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है अंडर आर्टिकल 324, टाइम टू टाइम SIR कंडक्ट करता है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। उसके अलावा आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इन शॉर्ट टॉक्स अबाउट राइट टू वोट फॉर एवरी सिटीजन जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो गई है। मतलब इट गिव्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोविजन, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, यानी कि हर एक इंसान जिसकी 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र हुई है, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू वोट। बट जैसा कि मैंने आपको कहा पिछले पेज पे कि कई बार नए वोटर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र हुई है, या फिर माइग्रेंट हैं जो दूसरे स्टेट्स में चले गए, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ पाता है। तो इस कारण से उनकी ये जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326, दैट इज राइट टू वोट इफ दे आर 18+, वो राइट उनको इंश्योर नहीं हो पाती है। तो SIR करने से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो लोगों तक पहुंचती है। तो सरल भाषा में कहें
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरी करते हुए एसआईआर को रिवाइज करता है और साथ ही साथ लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इंश्योर कराने के लिए टाइम टू टाइम एसआईआर को रिवाइज करता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कानूनी तौर पे अगर बात की जाए तो एसआईआर प्रोसेस इज डन टाइम टू टाइम इन लाइन विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, इसी के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है और फिर टाइम टू टाइम इसी कानून के अंतर्गत उन वोटर लिस्ट की या इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन कराई जाती है, जिसको कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर एसआईआर की पास्ट हिस्ट्री देखें भारत में कितनी बार कराई गई है, तो सिंस 1951 जब से पहली बार हमारा इलेक्टोरल रोल बना है, तब से लेकर के अभी तक 8 बार एसआईआर कराया जा चुका है। द लास्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड बिटवीन 2002 टू 2005 और हाल फिलहाल में जो 2025 में शुरू किया गया है, दैट इज 9th राउंड ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। इसका फर्स्ट फेज में बिहार के अंदर एसआईआर कराया गया असेंबली इलेक्शन से पहले और इसके सेकेंड फेज में अब 12 अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर कराया जाएगा ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 9th राउंड ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स किया जा रहा है, उससे असम को एक्सक्लूड किया गया है। बिहार में हो गया, बाकी 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अब होगा सेकेंड फेज में, फिर थर्ड फेज में कुछ और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर एसआईआर कराया जाएगा उनके इलेक्टोरल रूल्स का। बट असम को इसके अंदर जो 9th राउंड ऑफ एसआईआर है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसमें असम के अंदर इलेक्टोरल रोल्स को कभी भी रिवाइज नहीं किया जाएगा। असम हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोसेस, रीजन बीइंग असम के अंदर हाल फिलहाल में एनआरसी अपडेट किया गया है। एनआरसी प्रोसेस जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसको अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई 2013 से सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में और अभी तक वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है। रीजन बीइंग जो 19 लाख लोग जो वहां पे फॉरेनर्स की तरह पाए गए, वो अब अलग अलग फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेंगे और वहां पे उनके अगेंस्ट केस होगा, फिर उसके बेसिस पे तय होगा कि दे आर एक्चुअली फॉरेनर्स और सिटीजन्स। तो 19 लाख लोग जो फर्स्ट राउंड में पाया गया वे आर फॉरेनर्स एज पर द रिजल्ट ऑफ एनआरसी अपडेट प्रोसेस, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाना अभी भी बाकी है। तो आप कह सकते हैं कि एनआरसी अपडेट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन एक तरीके से। और दूसरा बड़ा कारण व्हाई असम हैज बीन एक्सक्लूडेड वो है कि असम को लेकर के देयर इज स्पेशल प्रोविजन इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। असम से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया है अंडर सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में और उसके अंतर्गत एक स्पेशल सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 6A। और ये जो सेक्शन 6A इंसर्ट किया गया सिटीजनशिप एक्ट में, दैट वाज डन एज पर असम अकॉर्ड व्हिच वाज साइंड ऑन 15 अगस्त 1985। तो असम अकॉर्ड के बाद असम रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन इंसर्ट किया गया है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में अंडर सेक्शन 6A। और यही कारण है कि सिंस असम को लेकर के स्पेशल प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप एक्ट में, यही कारण है कि असम हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो क्या है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के जो असम रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन लाता है विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप? तो देखिए, एज पर सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट which was inserted in Citizenship Act of 1955 as a result of amendment after Assam Accord, इसके हिसाब से foreigners who entered into Assam from East Pakistan, 1966 में तो ईस्ट पाकिस्तान थी था which later became बांग्लादेश। तो foreigners who entered Assam from East Pakistan before 1st January 1966 and has been ordinarily resident in Assam shall have all the rights and obligations of Indian citizen। तो सरल भाषा में कहें कि जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम के अंदर आया बांग्लादेश से, जो अब बांग्लादेश है, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से असम के अंदर आया और असम में रह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो 1 जनवरी 1966 के बाद आया बट बिफोर 25 मार्च 1971, दोज पीपल
will have same rights and obligations like an Indian citizen, but they would not be able to vote for 10 years. तो उनको 10 साल तक इंतजार करना होगा वोटिंग राइट्स पाने के लिए. And those who have entered into Assam from Bangladesh after 25th March 1971, they will be considered foreigner and they will be deported. इसी प्रोविजन को इंश्योर कराने के लिए फिर एनआरसी अपडेट प्रोसेस शुरू किया गया. ढूंढना शुरू किया गया कि आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो 25 मार्च 1971 के बाद असम के अंदर आकर के रह रहे हैं. उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया जाएगा और फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा. तो 19 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है एज फॉरेनर्स. अब उनको एक मौका दिया गया है टू फाइल अ केस इन फॉरेनर ट्रिब्यूनल. फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने रखा गया है एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल उनके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगा कि वो सच में फॉरेनर है या इंडियन सिटीजन है. तो ये जो तीसरा प्रोविजन है ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, इसी के बेसिस पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज बीइंग अपडेटेड. एक बात मैं सिंपल तरीके से कह दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इज विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग राइट्स, जबकि NRC अपडेट प्रोसेस इज विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप राइट. इनडायरेक्टली दोनों रिलेटेड हैं क्योंकि सिटीजन्स को ही वोट देने का अधिकार होता है. बट अगर टेक्निकली आपसे कोई पूछे कि SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने की जो प्रक्रिया है और NRC अपडेट करने की जो प्रक्रिया है, दोनों का एसेंशियल अंतर क्या है, तो SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फोकसेस ऑन ensuring voter rights, voting rights, जबकि NRC अपडेट प्रोसेस इज अबाउट सिटीजनशिप राइट. ठीक है. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, जैसे हम इंसानों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. सो देयर आर अबाउट 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप ग्रोथ. वो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये हैं सारे: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ETC. बट इनमें से ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. तो ज्यादातर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें यही 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उसके अलावा बाकी सब भी हो सकते हैं. दीज आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. उसके अलावा सेकेंडरी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं. सेकेंडरी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, बट किसी भी फर्टिलाइजर में ये प्राइमरी या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK. भारत के अंदर जो पॉपुलर फर्टिलाइजर्स हैं उनको एक बार देखते हैं. तो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर जो भारत में बिकता है या फार्मर्स जिनका इस्तेमाल करते हैं वो होता है यूरिया. यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% होता है, फास्फोरस एंड पोटेशियम नहीं होता है. तो मतलब अगर 100 kg का यूरिया का बैग है उसमें से 46 kg नाइट्रोजन होगा. तो यूरिया इज मेनली अबाउट नाइट्रोजन मैक्रो न्यूट्रिएंट. उसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं भारत में, दूसरा सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर है DAP. उसमें NPK में N 18% होता है, नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%, K इज इन नेग्लिजिबल अमाउंट. उसके अलावा और भी फर्टिलाइजर्स हैं जैसे MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश एंड ऑल, बट दीज आर द 2 मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर्स सोल्ड इन इंडिया. मैंने थोड़ा सा अमाउंट भी दे रखा है ताकि आपको पता चल पाए कि 2 जो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर हैं उसमें भी यूरिया कितना पॉपुलर है. दूसरे नंबर पे सबसे पॉपुलर है DAP. DAP एक साल में लगभग 105 से 110 लाख टन कंज्यूम होता है, जबकि यूरिया एक साल में 350 लाख टन कंज्यूम होता है. तो यू सी यूरिया इज यूज्ड मच मोर एज कंपेयर टू एनी अदर फर्टिलाइजर इन इंडिया. और यही कारण है कि भारत के अंदर जो सॉइल है वहां पे एक्सेसिव यूरिया का इस्तेमाल करने कारण नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. जो डिजायरेबल रेशियो होना चाहिए सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, वो होना चाहिए 4:2:1. बट यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स और इस कारण से जनरली नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है इन प्रोपोर्शन टू फास्फोरस एंड पोटेशियम.
तो ideal ratio of NPK should be 4:2:1, but many a times it is seen that it is actually 8:2:1 या 10:2:1. Nitrogen is disproportionately high in concentration in Indian soil because of excessive use of urea, जिस कारण से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है और उसकी फर्टिलिटी कम होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर नाइट्रोजन इतना ज़्यादा क्यों है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूरिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं फार्मर्स। दूसरा जो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर है उसके तुलना में यूरिया 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आखिर यूरिया इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, यूरिया का इतना इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो उसके पीछे कारण है सब्सिडी रिलेटेड प्रोविजंस। यूरिया के लिए जो सब्सिडी के नियम हैं वो अलग हैं, सब्सिडी रिलेटेड पॉलिसी अलग है। बाकी सारे फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी पॉलिसी अलग है भारत सरकार की। तो यूरिया एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है क्योंकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कारण से भारत सरकार ने यूरिया रिलेटेड जो सब्सिडी पॉलिसी है वो अलग रखी है, बट उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यूरिया जरूरी है, इसके कारण उसकी सब्सिडी पॉलिसी अलग है, उसको ज़्यादा सब्सिडाइज तरीके से अवेलेबल कराती है सरकार फार्मर्स को। तो नतीजा ये हो रहा है कि फार्मर्स इतना ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने लगे हैं कि जो आइडियल रेशियो होना चाहिए एनपीके का उससे भी कहीं ज़्यादा नाइट्रोजन हो रहा है। और एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड, तो दैट इज हैपनिंग इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो। नाइट्रोजन जनरली ज़्यादा होना चाहिए बट इतना ज़्यादा 10:2:1, इस कारण से फिर सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। तो जरा देखते हैं कि यूरिया रिलेटेड सब्सिडी प्रोवाइड करने की क्या स्कीम है भारत सरकार की और बाकी फर्टिलाइजर्स के लिए क्या स्कीम है। तो सब्सिडी प्रोविजन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर, सब्सिडी ऑन यूरिया, ये जो नियम है यूरिया को सब्सिडी प्रोवाइड करने की, इट इज बीइंग फॉलोड सिंस 1970s itself. Since urea is most produced, imported and consumed fertilizer of all, and urea is very important also because इसमें मेनली होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए सॉइल में, इस कारण से यूरिया रिलेटेड जो सब्सिडी पॉलिसी उसको कहा जाता है कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार क्या करती है कि यूरिया के एक बैग जिसका वजन होता है 45 kg, उसका प्राइस फिक्स कर देती है। जैसे करेंटली द प्राइस ऑफ अ 45 kg बैग ऑफ यूरिया इज फिक्स्ड एट ₹242 पर बैग। अब यूरिया बनाने वाली जो भी फर्टिलाइजर कंपनी है, मान लीजिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट ऑफ कोर्स आता है ₹450 पर बैग। अब सरकार उसको कहेगी कि तुम मार्केट में ये यूरिया बेचो फार्मर्स को एट ₹242 ओनली, यानी कि फार्मर से तुम लो सिर्फ ₹242। अब इसका बनाने का खर्च है ₹450। तो भारत सरकार जो डिफरेंशियल अमाउंट है 450 माइनस 242, दैट इज ₹208, वो इस कंपनी को सब्सिडी के तौर पे देगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम, जहां पे एमआरपी इज फिक्स्ड वाइल सब्सिडी विल वेरी। किसी कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है ₹500, तो उसको सब्सिडी मिलेगा ₹258। अब ये स्कीम यूरिया रिलेटेड भारत सरकार इसलिए फॉलो कर रही है कंट्रोल प्राइसिंग स्कीम, ताकि यूरिया फार्मर्स को सस्ते दामों पे अवेलेबल हो पाए और यूरिया का वो इस्तेमाल कर पाए अच्छे से अपने खेती के लिए। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक तो आप देख ही चुके हैं कि जो डिजायरेबल रेशियो होता है उससे कहीं ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं फार्मर, इस कारण से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और उस कारण से सॉइल की सैलिनिटी घट रही है और एसिडिटी लेवल बढ़ रहा है सॉइल का। दूसरा नुकसान ये भी होता है कि जो यूरिया बनाने वाली कंपनियां हैं, दे आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट एफिशिएंसी, कि सस्ते से सस्ते दामों में बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाने। इनको क्या चिंता है, देखिए कोई भी कंपनी सस्ता और बढ़िया प्रोडक्ट बनाने का तब सोचती है जब उसको मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़े। बट यहाँ पे तो उनको पता है कि हम ₹500 का बनाए चाहे ₹600 का बनाए, हमारा यूरिया बिकना तो ₹242 का ही है। सो देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट। जितना ज़्यादा महंगा बनाएंगे उतना ज़्यादा सब्सिडी हमें मिलेगा सरकार की तरफ से, एंड दैट इज वाई इनडायरेक्टली इट इज लीडिंग टू इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ये सब कुछ निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ सब्सिडी स्कीम, दैट इज कंट्रोल्ड प्राइसिंग सब्सिडी स्कीम फॉर यूरिया। इस कारण से कई सारे गवर्नमेंट के एक्सपर्ट कमिटीज ने अब तक रेकमेंड किया हुआ है कि यूरिया रिलेटेड ये जो कंट्रोल प्राइसिंग स्कीम है इसको चेंज किया जाना चाहिए। जो बाकी फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी स्कीम है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, वो यूरिया के लिए भी लाना चाहिए। सो लेट अस सी व्हाट इज द सब्सिडी
प्रोविजन फॉर अदर्स यानी कि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, उनके लिए जो स्कीम है उसका नाम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। फॉर एग्जांपल डाई अमोनियम फॉस्फेट या म्यूरिएट ऑफ पोटाश, ये सब फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम फॉलो होती है सिंस 2010। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी फर्टिलाइजर है, एक फर्टिलाइजर है 50 केजी का, उसमें जितना केजी नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, सल्फर होगा, उसको केजी वाइज सब्सिडी दे दी जाएगी। हर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसका सब्सिडी रेट फिक्स किया जाता है अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। फॉर एग्जांपल जैसे ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये एक मान लीजिए 50 केजी का बैग है, 50 केजी का डाई अमोनियम फॉस्फेट है, उसमें से 18% होगा नाइट्रोजन, यानी कि 9 केजी होगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का पर केजी कितना सब्सिडी दिया जाना है वो फिक्स है 47 रुपीज। तो 47 इंटू 9 रुपीज इतना सब्सिडी दे दिया जाएगा फॉर नाइट्रोजन। वैसे ही फॉस्फोरस है 46%, यानी कि 50 केजी है, उसमें 40 फॉस्फोरस है 46%, यानी कि 23 किलोग्राम जो है 50 केजी के बैग में 23 किलोग्राम फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस पर केजी फॉस्फोरस कितना सब्सिडी दिया जाना है वो भी फिक्स है 28 रुपीज। तो 28 इंटू 28 रुपीज एंड 23 किलोग्राम इतना सब्सिडी दे दिया जाएगा। तो इसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, या सरल भाषा में कहें तो किलोग्राम बेस्ड सब्सिडी स्कीम। भाई फर्टिलाइजर का जो बैग है उसमें जितनी अलग अलग तरह की मैक्रोन्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितना, सल्फर कितना, कितना किलोग्राम, उसके बेसिस पे सब्सिडी दे दी जाती है। So subsidy is directly given to the fertilizer company so that they can sell the fertilizer to the farmer at subsidized rate. अब इसमें क्या है कि कंपनियों के बीच में थोड़ा कंपटीशन रहता है क्योंकि सब्सिडी फिक्स्ड है। अब किसी कंपनी ने मान लीजिए डैप बनाया और उसका बनाने का खर्चा है 500 रुपया, किसी दूसरे कंपनी का है 600 रुपया, बट दोनों के डैप के बैग में नाइट्रोजन फास्फोरस तो अमाउंट बराबर है, तो सब्सिडी यहाँ पे फिक्स्ड हो जाती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में सब्सिडी इज फिक्स्ड एंड दैट इज वाई मार्केट रेट विल बी डिफरेंट। सो यहाँ पे कंपनियों के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस भी लगा रहता है। दे ट्राई टू मेक मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट एट ए चीपर रेट, दे ट्राई टू सेल इट। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन रहता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में, बिकॉज यहाँ पे सब्सिडी इज फिक्स्ड, एमआरपी विल वेरी। यूरिया के केस में क्या है कि सब्सिडी इज वेरिएबल, एमआरपी इज फिक्स्ड। यहाँ का इस कारण से इनएफिशिएंसी होती है, कंपटीशन नहीं होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया होता है। बहुत बार फार्मर्स क्या करते हैं, यूरिया लेकर के सरकार से सब्सिडाइज रेट पे और इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं, क्योंकि यूरिया का इंडस्ट्रियल यूज भी है, तो कंपनियों को बेच देते हैं, इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं जहां पे यूरिया का इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट इंडस्ट्री वगैरह में, और पैसा ले लेते हैं, क्योंकि यूरिया सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करती है सरकार ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। फार्मर्स लेते हैं यूरिया और कंपनियों को बेच करके बीच में पैसा कमा लेते हैं। अब मार्केट में यूरिया है 500 रुपए का फॉर फैक्ट्रीज, फॉर कंपनीज, और फार्मर को मिल रहा है 242 रुपए में। तो फार्मर कर तो सकता है, सब्सिडाइज रेट पे यूरिया लेगा और मार्केट में बेच करके सब्सिडी कमा लेगा डिफरेंस। तो ये सब नुकसान होता है, लीकेज ऑफ फंड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सॉइल सैलिनिटी, ये सब समस्याएं हो रही हैं बिकॉज ऑफ यूरिया की कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। जबकि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम या किलोग्राम बेस्ड सब्सिडी स्कीम। करंट न्यूज यही है, यूनियन कैबिनेट हैज अनाउंस्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्राइसेस फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स फॉर राबी सीजन। तो नाइट्रोजन के लिए नया सब्सिडी रेट ये है, फॉस्फोरस के लिए 47 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब ये नंबर्स आपको रटने नहीं है, बट मैंने ये करंट न्यूज़ आपके साथ बस इसलिए शेयर किया ताकि आपको समझा पाऊँ कि फर्टिलाइजर्स दो तरीके के होते हैं, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडी प्रोवाइडेड टू देम, यूरिया एंड नॉन यूरिया। यूरिया मतलब कंट्रोल्ड प्राइसिंग, नॉन यूरिया मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। आई होप ये बात आपको समझ आई। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के लिए हाल फिलहाल में रेट अनाउंस किया है भारत सरकार ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम एंड यूरिया सब्सिडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्टिलाइजर पॉलिसी। तो बताइए कि दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के प्रोविजंस बताइए। फिक्स्ड पर केजी सब्सिडी है यहाँ पे ओपन एंडेड सब्सिडी है, मतलब कंपनी चाहे जितना चाहे उतना सब्सिडी ले सकती है क्योंकि एमआरपी फिक्स किया गया है।
तो द डिफरेंस विल बी रीइंबर्स्ड इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो इसका नुकसान क्या होता है, यूरिया बेस्ड सब्सिडी का नुकसान भी थोड़ा लिख दीजिए। ओवर यूज होता है जिस कारण से सॉइल सैलिनिटी बढ़ती है, डाइवर्जन टू इंडस्ट्रियल यूज होता है। यही कारण है कि कई सारे गवर्नमेंट बेस्ड एक्सपर्ट कमिटीज ने रेकमेंड किया है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम शुड बी अप्लाइड ऑन यूरिया एज वेल। ऐसा लिख करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 8th पे कमीशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पे कमीशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। ये भारत सरकार द्वारा एक अपॉइंटेड एक्सपर्ट बॉडी होती है। अगर सेंट्रल पे कमीशन की बात की जाए तो भारत सरकार अपॉइंट करती है, स्टेट पे कमीशन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दीज आर एक्सपर्ट बॉडी जिनको काम दिया जाता है कि वो सजेस्ट करें कि किस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी रिवीजन की जाए। हर कुछ सालों पे सैलरी रिवाइज की जानी चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए। अदरवाइज विथ टाइम इन्फ्लेशन कारण तो आपको पता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो सैलरी टाइम टू टाइम, सैलरी स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप इट रेलेवेंट, इन ऑर्डर टू डू इन्फ्लेशन करेक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है सेंट्रल पे कमीशन। जनरली हर 10 साल पे सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एक एक्सपर्ट बॉडी को, जिसका काम होता है टू सजेस्ट करे कि हाउ पे एंड बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी रिवाइज्ड। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने हाल फिलहाल में टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर 8th पे कमीशन रिलीज किया। टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब 8th पे कमीशन को क्लियर गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आपको क्या क्या रिकमेंडेशंस देने हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस इज एन ऑफिशियल टर्म फॉर द गाइडलाइंस and expected recommendations from an expert body। उससे भारत सरकार क्या क्या उम्मीद करती है, किन किन बातों पे वो रेकमेंड करे, उन सब के लिए ऑफिशियल टर्म होता है टर्म ऑफ रेफरेंस। तो 8th पे कमीशन को बना दिया गया है, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस भी रिलीज कर दी गई है। 8th पे कमीशन एट सेंट्रल लेवल की बात की जाए, सेंट्रल 8th पे कमीशन की अगर बात की जाए तो इट इज चेयर्ड बाई जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके 2 मेंबर्स भी हैं, पार्ट टाइम मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष एंड मेंबर सेक्रेटरी हैं पंकज जैन जी। जो रिकमेंडेशंस होंगे 8th पे कमीशन के, इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो अगर रिकमेंडेशन मान लीजिए बाद में आता है, 2027 में आता है, तो भी 1 जनवरी 2026 से सारा पैसा जोड़ करके एरियर के तौर पे दिया जाएगा। आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी बढ़ जाएगी 1 जनवरी 2026 से। भले ये रिकमेंडेशन बाद में भी आता है तो भी पहले से एक्स्ट्रा बढ़ा करके पैसा जोड़ करके दिया जाएगा। 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस वेयर इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2016, तो उसके 10 साल पूरे हो गए। तो 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ऐसा प्रीलिम्स में सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड प्रीलिम्स में तो पूछा ही था हाल फिलहाल में, 21 तारीख से फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल है। तो 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस कब से एप्लीकेबल होंगे वो भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। द न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में इंटरनेशनल कॉफी डे मनाई गई, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भारत की कॉफी भी पूरे दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। द न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट कॉफी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो प्रीलिम्स एंड मेंस में काम आ सकती है। सो कॉफी इज इंडिजीनियस टू अबेसिनिया प्लेटू विच इज इन इथियोपिया। फिर उसको 11th सेंचुरी में अरेबियन रीजन में लाया गया। फ्रॉम अरेबियन रीजन इट वॉज ब्रॉट टू इंडिया इन बाबा बुदानगिरी हिल्स इन 17th सेंचुरी। बाबा बुदानगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका में कॉफी को इंट्रोड्यूस किया गया इन 17th सेंचुरी। आज के टाइम में कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं वो मेनली वेस्टर्न घाट्स के अराउंड जो स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, वहीं पे कॉफी प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसके अलावा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ईस्टर्न घाट्स में भी थोड़ी कॉफी प्रोड्यूस होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। मेनली हिली एंड स्लोपी एरियाज में कॉफी प्रोड्यूस हो सकता है। अगर बात की जाए कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे बड़े स्टेट की, तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट विद 70% ऑफ कंट्रीज कॉफी कमिंग फ्रॉम कर्नाटका। भारत की जो कॉफी है वो मेनली 2 टाइप की होती है, अराबिका एंड रोबस्टा। अराबिका थोड़ा माइल्ड होता है, रोबस्टा नाम से सबको समझ आ रहा है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। अरेबिका में एरोमेटिक नेचर भी होता है, मतलब उसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी होती है, एंड दैट इज वाई इट अट्रैक्ट्स हायर मार्केट वैल्यू। अराबिका थोड़ा महंगा बिकता है रोबस्टा की तुलना में। कॉफी कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो देखते हैं। इसको टेम्परेचर चाहिए 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक ठाक से रेनफॉल चाहिए 150 to 250 सेंटीमीटर की, मतलब हाइयर साइड में रेनफॉल चाहिए।
दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इट कैन नॉट टॉलरेट फ्रोस्ट या स्नोफॉल, यानी कि सर्दी वाले एरियाज में ये ग्रो नहीं हो सकता, फ्रॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकता। प्लस इट नीड्स सेड्स। तो जनरली कॉफी ग्रो जहां किया जाता है उसके ऊपर से ऐसे ट्रीज लगा दिए जाते हैं, सेडी ट्रीज, क्योंकि डायरेक्ट सनसाइन से कॉफी क्रॉप्स को नुकसान होता है। सो इट नीड सेडी ट्रीज, इस तरीके के। ड्राई वेदर एट द टाइम ऑफ राइपनिंग चाहिए होता है, राइपनिंग के टाइम इसको ड्राई वेदर चाहिए। ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स, क्योंकि पानी अगर स्टैग्नेंट हो गया तो इट इज हार्मफुल फॉर कॉफी क्रॉप्स। एंड सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, हैव ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम दैट आर आइडियल फॉर कॉफी कल्टीवेशन। ये बातें ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस फॉर कॉफी कल्टीवेशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है और तीसरा गलत है। यहाँ पे पूछा गया था कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर वुड बी 1 एंड 3 ओनली। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल के लिए सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड चाहिए होता है एज सीड्स। यूनेस्को हेरिटेज रिपोर्ट से रिलेटेड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सुंदरबन सीरियस कंसर्न वाले कैटेगरी में है। मिष्टी स्कीम से रिलेटेड ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, नॉट ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड। बाकी तीन स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।